हेलो स्टूडेंट्स, आज GOC2 का हमारा ये 6th लेक्चर है और हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 टाइप कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ HX इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और सेकंड टाइप में पढ़ा था एडिशन ऑफ HX इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और थर्ड टाइप में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CCl4। अब फोर्थ टाइप हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एडिशन ऑफ Br2 वाटर, Br2H2O, एडिशन ऑफ Br2 वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझ आ रही बात? ठीक। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। एक बार एक काम करो, पेन कॉपी साइड में रख दो और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, अभी आपने जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी थर्ड टाइप, उसमें पढ़ा था आपने एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक, यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ Br2। Br2 क्या है, हेलोजन ही तो है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O। देखो अब डिफरेंस क्या है, यहां पे नॉन पोलर सॉल्वेंट था और यहां पे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। वाटर दिया गया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और इसमें हम एक स्पेशल केस कर रहे हैं Br2 वाटर का। समझ आ रहा है? तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है। एक्चुअल में होता क्या है, देखो जब हम कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं, जैसे एल्कीन है या एल्काइन है, तो ये जब हम लेते हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां पे है, और इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हम ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं तो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो इसका कलर जो मिलता है अपने को सॉल्यूशन का, ये कलरलेस मिलता है। और ऐसा अगर हो जाए तो हम, अगर इसका कलर रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाए तो हम ही बोल देंगे कि ये जो कंपाउंड था ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। और इसका अगर कलर रेडिश ब्राउन ही रहे तो हम ये कहेंगे कि ये आपका कंपाउंड क्या था, सैचुरेटेड कंपाउंड था। तो इसलिए इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए एक स्पेशल रिएक्शन है, ये आपके एग्जाम में काम आती है। अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। इसको नोट डाउन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी प्रॉपर्ली मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो अब देखो रिएक्शन समझो, बाद में नोट डाउन कर देना, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा एक चीज जरूर लिख लो, यहां पे ये जरूर लिख लो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी इसे कहते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करेंगे। देखो अब सबसे पहले मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, कैसे हुई होगी। मान लीजिए मुझे यहां पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के फॉर्म में एल्कीन दे दी, और एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, Br2 वाटर के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा, RCH CH2 Br, और यहां पे ये OH आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या एक्चुअल में, ये जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है आपका ये, और इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन की। जो ब्रोमीन वाटर आपका है, इसका कलर कैसा है, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं, रेडिश ब्राउन है, तो इस रेडिश ब्राउन कलर से लिख देता हूं, ये आपका रेडिश ब्राउन कलर है। ठीक, और जब ये रिएक्शन करता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन देता है। कलरलेस का मतलब समझते हो, जिसका कोई कलर ना हो, यानी पानी के जैसा। समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे इस रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या हुआ होगा वो हमें देखना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो देखो यहां पे क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक, यहां पे इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2O दिया गया है। तो यहां पे क्या बनेगा, Br2H2O की प्रेजेंस में यहां पे ब्रोमीन आयन देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। फिर क्या होगा, आपको पता है सॉल्यूशन में क्या होगा, एल्कीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इसके ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, ये हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब देखो क्या बना, ये कार्बोकेटाइन जो बना है, अब उसके बगल में आपको क्या दिख रहा है, ये देखो ये कार्बोकेटाइन, इसके बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को दे देगा ऐसे, और जैसे ही ये इस, एक बार यहां दिखा देते हैं, ये ऐसे अपने लोन पेयर दे देगा, और जैसे ही लोन पेयर देगा क्या बनेगा, साइक्लो ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है।
समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये ऐसा नजर आपको आएगा। देखो अब उस पे तो पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं, किस पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज? ब्रोमीन पे आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, ये क्या बनता है? साइक्लोब्रोमोनियम आयन। ठीक, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बना ही नहीं ना। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना उसने अपने लोन पेयर दे दिए, तो कार्बोकेटाइन तो रहा ही नहीं। ये क्या है? साइक्लोहेलोनियम आयन बन रहा है। समझ आ रही बात? जैसे कल हमने पढ़ा था। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब यहां पे इसके बाद तो यहां पे ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक, और स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है, आरडीएस स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पे? एक तो Br माइनस है और एक कौन है? वाटर है। अब आपको पता है वाटर कैसा सोलवेंट है? वाटर कैसा सोलवेंट है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। तो वाटर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, वाटर पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। तो आपको याद है क्या होगा? यहां पे ब्रोमीन का क्या कर देगा? ये ब्रोमीन का हाइड्रेशन कर देगा। बोलो भाई, ब्रोमीन का हाइड्रेशन हो जाएगा। तो ब्रोमीन का हाइड्रेशन होने से ब्रोमीन का हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होने से इसकी आयनिक मोबिलिटी घटेगी, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी। तो ब्रोमीन के कंपैरिजन में और सोलवेंट यानी वाटर के कंपैरिजन में वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और क्या यहां पे क्या होगा? वाटर पीछे से अटैक कर देगा, एंटी एडिशन हो जाएगा, और फिर आपको पता ही आगे क्या होगा। यहां पे क्या बनेगा? ये देखो, ये CH2, ये Br, और यहां पे वाटर का अटैक हो गया। ये क्या बन गया यहां पे? ठीक, ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन जैसे ही बनेगा, आपको पता है H+ की छुट्टी, और यहां पे क्या लग जाएगा? ओनली OH लग जाएगा। इसको मैं एक ही स्टेप में दिखा देता हूं, क्योंकि कल ये आप सीख चुके हो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। और यहां पे ये भी लिख लेना कि यहां पे क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? साइक्लोब्रोमोनियम आयन। ठीक, और इसमें आप क्या बोलोगे? यहां पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, या लिख लो इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब आगे एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहां पे क्या हुआ? अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपने क्या डाला? ब्रोमीन वाटर डाला, तो उसने उसके साथ रिएक्शन की और उसने अपना कलर छोड़ दिया, कलरलेस हो गया। तो इसको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। एक बार ये नोट डाउन करो, इसके ऊपर अपने को क्वेश्चंस करने हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो एक्चुअल में रिएक्शन में क्या हो रहा है। देखो यहां पे क्या लिया गया? यहां पे मैंने क्या लिया? ये रिएक्शन बीकर है। ठीक, इसमें मैंने अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक, अब मैंने क्या किया? इस रिएक्शन बीकर में यहां पे क्या डाल दिया? फिर इसमें मैंने ब्रोमीन वाटर डाल दिया। यही किया ना? तो देखो क्या किया होगा यहां पे मैंने, जैसे यहां पे ऐसे मैं इसको शो कर देता हूं। यहां भी मान लीजिए ये मग से मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दिया, और ये मैं आपको ब्रोमीन वाटर शो कर देता हूं इसमें कि ये मग में क्या है? ब्रोमीन वाटर है। तो ये इसमें डाला मैंने। ठीक, क्या है? Br2 वाटर, ये आ रहा है ऐसे। ठीक, समझ आ रही बात? तो यहां पे इसका कलर भी लिख देते हैं एक बार। ये रेडिश ब्राउन कलर था। ठीक, रेडिश ब्राउन कलर है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक, अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो कलरलेस हो जाएगा, यानी जिसके पास पाई बॉन्ड है, जैसे एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं। ठीक, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देती है। अब बात ये आती है, क्या बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देती है? नहीं, बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देती। आप बोलेंगे सर इसमें भी डबल बॉन्ड है। भाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन देगी और आपका ये कंपाउंड इसमें बनेगा कि एक जगह तो आपका OH लगेगा और एक जगह Br लगेगा, तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हुई कि नहीं हुई?
और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खत्म नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहेगी, इसलिए बेंजीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, अब दूसरा नेक्स्ट, अब यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है। ये देखा आपने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन कैसा कंपाउंड है? इसमें पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं है तो ये कैसा है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हुए भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसके पास क्या है? एंगुलर स्ट्रेन, इसके पास ये 60 डिग्री का एंगल है, जो कि बहुत कम है। अगर देखा जाए तो क्या है? sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन का 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन 60 डिग्री है, यानी अप्रोक्स 49 डिग्री की इसमें एंगुलर स्ट्रेन है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होने के कारण इसका सिग्मा बॉन्ड क्या करता है? टूट जाता है, और टूटने के बाद पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है और Br2 वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा। एक्चुअल में क्या है? रिएक्शन में क्या होना चाहिए? बॉन्ड टूटना चाहिए। तो जैसे ही इसमें आप यहां पे Br2 वाटर डालेंगे तभी इसका बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटेगा क्या होगा? जैसे ही बॉन्ड टूटेगा रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर जाएगा तो Br2 वाटर का रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा, तो कलरलेस हो जाएगा तो इसने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन दे दिया। तो साइक्लोप्रोपेन ऐसा कंपाउंड है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा नोट डलवा के लिखवा देता हूं। ये मैंने आपको समझाया है, आप समझ गए होंगे, इजी सी चीजें हैं, ये आप सबको आती है। ठीक, अब एक काम करो, ऊपर भी लिख लो बल्कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, और नोट डाल के लिख लेंगे। और नोट डाल के क्या लिखेंगे? अब यहां पे नोट डालना अपने को, बेंजीन, अब मेरे साथ साथ लिख सकते हो आप, बेंजीन डू नॉट गिव, बेंजीन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, because it do not want to lose, because it do not want to lose, do not want to lose its aromaticity, यह अपनी एरोमेटिसिटी खोना नहीं चाहती। ठीक, और सेकंड मैंने क्या बताया था? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, बल्कि ऐसा लिखो ना, ये ऐसा लिख लो, साइक्लोप्रोपेन को ऐसे लिखो, साइक्लोप्रोपेन गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू टू, बिकॉज ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन, हाई एंगुलर स्ट्रेन, इट्स सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स and react with क्या लिखेंगे? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ऐसा लिख दो ना, Br2H2O, Br2H2O, Br2H2O and change it to colorless, और इसको क्या करता है? कलरलेस बना देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, यही हमें पढ़ना था। हो गया? नोट डाउन कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ये करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये लिखो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, कि इनमें से कौन सा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा और कौन सा नहीं देगा, अपने को ये बताना है। दो ही बातों का आपको ध्यान रखना है, बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हुए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, और साइक्लोप्रोपेन सैचुरेटेड कंपाउंड होते हुए भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, और कहीं भी मिस्टेक के चांस नहीं है। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? एसिटाइलिन है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, टेस्ट देगा। ये तो पता ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अच्छा, यहां पे ना एक दो एग्जांपल ये भी लिख लेंगे। देखो यहां पे अगर आप चाहो, मैं एक काम करता हूं, एक दो एग्जांपल आपके लिए ऐसा और लिख देता हूं। दूसरा कंपाउंड जैसे CH3CHO वगैरह, कहीं सोचो कि ये इनका चेक करना है। ठीक,
एक दो एग्जांपल और देख देता हूं, तब तक आप ट्राई कर लो साइड वाले। 16 में जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एसिटल्डिहाइड, ठीक। 17 में मैंने लिख दिया CH3 COOH लिख दिया, ठीक। ये लिख दिया CH3 CO NH2, ठीक। और 19 में लिख दिया CH3 CO Br लिख दिया। और 20 एक एग्जांपल और लिख ही देता हूं, क्या लिखेंगे यहां पे, मान लीजिए एसीटोन लिख दिया, ठीक, ये लिख दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली कौन से कंपाउंड देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कंडीशन को पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, ठीक। जैसे फर्स्ट वाला देगा या नहीं देगा, देखो एसिटाइलिन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी देगा, उससे नेक्स्ट भी देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, एल्केन, ये नहीं देगा क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट क्या है, एल्कीन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ये देगा। ये क्या है, सिस 2 ब्यूटीन, ये भी देगा क्योंकि एल्कीन है, ये एल्कीन, ये भी देगा। लेकिन ये क्या है, साइक्लोएल्केन, हेक्सेन है, नहीं देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोब्यूटीन, ये देगा क्योंकि ये क्या है, एल्कीन हो गया ना, डबल बॉन्ड है, तो ये भी देगा, ठीक। लेकिन बेंजीन नहीं देता है, बताया था ना मैंने आपको, देखो बेंजीन नहीं देगा, इस साइड लिख रहा हूं, बेंजीन नहीं देगा, ठीक। ये वाला देगा, भले ही रेजोनेंस में, रेजोनेंस से मतलब नहीं है, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। बेंजीन दे दे, टोलिन दे दे, ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देते हैं, ठीक। यहां पे साइक्लोप्रोपेन, ये देगा, ठीक। ये वाला डबल बॉन्ड है, देगा, ये नहीं देगा, ठीक। अब यहां देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है। ये एसिड भी अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये वाला अमाइड, ये भी नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा, ये वाला कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नहीं देगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी है, इसको नोट डाउन करो, आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्या है, एडिशन ऑफ Br2 इन ब्राइन सॉल्यूशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ भाई, ब्राइन होता है एक्वस NaCl, ठीक है। तो फिफ्थ रिएक्शन आपकी है ये, और यहां पे ये भी लिख सकते हो, और एडिशन ऑफ Br2 एक्वस NaCl, ठीक, ये भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहां पे क्या हो रहा हुआ, अब रिएक्शन को समझो पहले। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको प्रोपिन दे दिया जाए, तो प्रोपिन की रिएक्शन दे दी उसने, क्या लिख के दे दिया, यहां पे आपको लिख के दे दिया Br2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। या ऐसे लिख के दे दे, और ऐसे भी लिख के दे सकता है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक। तो यहां पे 6 प्रोडक्ट आपके बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 6 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इंपॉर्टेंट है कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। तो कॉपी पेन एक साइड रख दो और आपका पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। देखो इधर देखो, मैकेनिज्म से समझते हैं। अब मैकेनिज्म में यहां पे क्या हुआ होगा, ये दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहां पे क्या दे रखा आपको, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl आपको दिया गया है, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, Br प्लस मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और ये एल्कीन क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगी। तो इस पे अटैक करेगी तो ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां पे क्या लग जाएगा, आपका ब्रोमीन कैटायन लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन के बगल में क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम है। तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम क्या करेगा, अपने लोन पेयर कार्बोकेटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, साइक्लोब्रोमीनियम आयन बनेगा, ये बनेगा ना, ठीक। फिर वही बात, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये सब बातें दोबारा लिखनी तो लिख लो, क्योंकि साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे अपने को अच्छे समझना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो क्या होगा यहां पे, जैसे यहां पे कौन कौन अटैक कर सकता है। अब
एक तो यहाँ पे Br माइनस है अटैक करने वाला, ठीक, Br प्लस और वहां पे Br माइनस बचेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है और तीसरा न्यूक्लियोफाइल एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर भी तो अटैक कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, तीनों में से कोई भी अटैक कर सकता है। तो क्या क्या होगा, ये तीनों जो है यहाँ पे, ये तीनों जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो तीनों हैं, ठीक, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पे एंटी एडिशन कर सकता है। ठीक, तो जब एंटी एडिशन करेगा क्या होगा, देखो मान लीजिए यहाँ पे Br नहीं ऐड हुआ, Br ब्रोमीन ऐड हुआ, तो एक केस तो ये बनेगा एंटी एडिशन का। ठीक, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा CH3 CHCl, अगर Cl ऐड हो जाए और ये Br। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो नेक्स्ट क्या बन सकता है, और नेक्स्ट इसके अलावा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक, थर्ड वाला क्या बनेगा भाई, थर्ड वाला आपका बनेगा, मान लीजिए इसकी जगह OH ऐड हो जाए, ठीक, CH2Br। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो क्या है, यहां पे इंपॉर्टेंट जो आपके लेवल पे है वो ये है कि ये जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं, तो इसमें देखो ये वाला कायरल कार्बन है, इसके दो आइसोमर बनेंगे D एंड L। ठीक, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये वाला कार्बन भी क्या है, कायरल कार्बन है, तो इसमें भी दो आइसोमर बनेंगे D एंड L आइसोमर। ठीक, और ये वाला भी आपका कायरल कार्बन है, तो इसमें भी दो आइसोमर बनेंगे D एंड L। तो देखो कितने प्रोडक्ट हो गए, तो हम ऐसे बोल देंगे टोटल ये तीन के दो दो बनेंगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ना तीनों, तो कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल आपके ऐसे ये 6 प्रोडक्ट बन गए। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, वही बात RDS स्टेप है, साइक्लोब्रोमीनियम आयन बनता है। ठीक, लिखना तो लिख लो, ये सेकंड स्टेप है, ये फास्ट स्टेप होगा, ये लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये साइक्लोब्रोमोनियम आयन। ठीक, ये हर बार की बात है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक, कार्बोक्टेन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि साइक्लोब्रोमीनियम आयन बनता है। तो समझ आया कि नहीं यार 6 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? कोई डाउट है क्या? तो इसको कहते हैं फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इसको? फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीधा देखा ब्राइन सॉल्यूशन देखा, Br2 ब्राइन सॉल्यूशन देखा और आंसर कर दिया 6 टिक। ठीक, ये भी देख लेना यहाँ पे कायरल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर आप ये वाला केस ले लोगे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें बना के देखना, इसमें कायरल सेंटर बनेगा क्या? इसमें कायरल सेंटर नहीं बनेगा, तो इसमें ओनली 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक, करके देख लोगे, कहीं सोचोगे इसमें भी आपके 6 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन बनेगा ही नहीं कोई भी। ठीक, तो इस पे बना करके देखना आप, तो ये ध्यान से समझना। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट लिखो 6th रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। क्या है? एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX, जैसे HOCl है, HOBr है, HOI है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। कैसे करेंगे? अब इधर बोर्ड पे देखो, जैसे मान लीजिए मेरे को एक रिएक्शन दे दी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रिएक्शन दे दी किसके साथ? HOX के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो इसमें क्या बनेगा? CH3 CH और CH2, यहां लगेगा X और एंटी एडिशन से OH ऐड हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये कैसे हुआ ये अपने को देखना है, तो इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो अब मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, एक बार इधर देखो। मैकेनिज्म की अगर यहां पे बात की जाए तो ध्यान से सुनना, अब मेरी बात सुनो। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पे क्या दिया गया आपको? HOX दिया गया है। ठीक, अब HOX में देखो क्या होगा, X पे पॉजिटिव चार्ज होगा और OH पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो हम HOF लेते हैं, एक HOCl लेते हैं, HOBr लेते हैं और HOI लेते हैं। देखो यहां पे हम ये तो लेंगे नहीं,
ठीक, ये तो ये रिएक्शन में आता नहीं है। ठीक, क्योंकि होता क्या है, इसमें हैलोजन में प्लस नहीं बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन प्लस में देखा आपने कभी, कभी होता ही नहीं है फ्लोरीन प्लस में। ठीक, तो यहां पे Cl प्लस में होगा OH माइनस, Br प्लस OH माइनस, I प्लस OH माइनस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों से ज्यादा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ये बाद में लिख लेना, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? हैलोजन आयन करेगा। ठीक, तो हैलोजन आयन के ऊपर एल्कीन का अटैक होगा, एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां पे किसका एडिशन होगा? आपका हैलोजन का एडिशन होगा। CH3 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा एल्कीन पे, वहां पे हैलोजन ऐड हो जाएगा। अब आपने क्या देखा? प्लस चार्ज, उसके बगल में एक एटम ऐसा है जिसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाला क्या करेगा? अपने लोन पेयर कार्बोकेटाइन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा। जैसे ही डालेगा क्या बनेगा? साइक्लोहेलोनियम आयन, जो 2 दिन से हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। तो ये बनने के बाद अब क्या होगा? साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये हमने रट लगा रखी है, ये तो कल से यही तो पढ़ रहे हैं बार बार कि साइक्लोहेलोनियम आयन बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो OH माइनस है, ये क्या करेगा? पीछे से अटैक कर देगा, क्या हो जाएगा? एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन। ठीक, और एंटी एडिशन होके क्या प्रोडक्ट बनता है आपका? CH3 CH OH CH2X, ये बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, समझ आ रहा है ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अब इस मैकेनिज्म से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात ये सीखी कि साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है, साइक्लोहेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड, तो क्या लिखेंगे? सो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट does not take place, doesn't take place। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? समझ आया? अब यहां पे जो HOX है वो कैसा रीजेंट है? अनसिमेट्रिक रीजेंट है। भाई HOX कैसा है? अनसिमेट्रिक रीजेंट है। ठीक, और अनसिमेट्रिक रीजेंट है तो मार्कोनिको रूल अप्लीकेबल है। सो मार्कोनिको रूल इज अप्लीकेबल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? और यहां पे क्योंकि एंटी एडिशन हुआ है, तो एंटी एडिशन अगर होगा तो वहां पे वो रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाएगी। कल हमने यही सीखा था लास्ट लेक्चर में। तो अब यहां पे क्या लिख देंगे? सिंस एंटी एडिशन टेक्स प्लेस, सो इट इज ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। कोई डाउट नहीं है? समझ आई? अब एक पॉइंट और यहां पे आपको करना है। देखो, रिएक्टिविटी ऑफ HOX। अच्छा, एक काम कर दो, थोड़ा सा नीचे लिख लो, क्योंकि यहां पे हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप भी लिखेंगे, वो हमने लिखा नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ HOX, तो क्या रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा? देखो, HOF तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन पे प्लस चार्ज बनता नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बात किसकी होगी? HOCl की, HOBr की और HOI की। ठीक, अब बताओ, ये पॉइंट यहां पे सोचने वाला है और ये आपको बताना है। सोचो कि HOCl की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी या HOI की। ठीक, अब एक काम करेंगे आप, यहां पे क्लोरीन प्लस आयन बन रहा है, देखो हैलोजन प्लस आयन बनेगा, रिएक्शन तो इसी ने इनिशिएट की है, यही फर्स्ट स्टेप है। ठीक, ये स्लो स्टेप होगा, यही RDS स्टेप है। ठीक, तो एल्कीन की रिएक्टिविटी भी इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट अपने को क्या देखना है? अपने को बात करनी है रिएक्टिविटी ऑफ HOX की। अब रिएक्टिविटी ऑफ HOX की अगर बात की जाए, यहां पे Cl प्लस बनेगा, यहां पे Br प्लस बनेगा, यहां पे I प्लस बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कैटायन हो या एनायन हो, जिसका साइज बड़ा होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल आयन होता है, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होने से
चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, डिस्पर्स हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, और चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? I+ होगा। I+ सबसे ज्यादा स्टेबल है और Cl+ सबसे कम स्टेबल है। जो सबसे कम स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। सबसे कम रिएक्टिव क्यों होगा? जैसे इनर्ट गैसेज की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उनका होता है, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करती और इसलिए वो इनर्ट गैसेज कहलाती हैं। समझ आ रही बात? तो HOI में I+ जो आयन बनता है, I+ का साइज बड़ा होने के कारण वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HOCl की है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको आना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। अब रिएक्शन वैसे ही हो रही है, EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक, 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है, RDS स्टेप है, क्योंकि एल्कीन का बॉन्ड का ब्रेक हुआ है। और इसको ना सेकंड स्टेप मत बोल देना, कहीं यहाँ पे बोल दो सेकंड स्टेप, क्योंकि ये तो एक ही स्टेप है। मैं इसको आपको अलग अलग दिखाता हूँ, लेकिन एक ही स्टेप है। ये आपका सेकंड स्टेप है और ये आपका फर्स्ट स्टेप है जो एंटी एडिशन हुआ है। तो जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, मैकेनिज्म समझा? अब इस पे अपने को क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अपने को एग्जांपल्स करने हैं और मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से यहां पे स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए अपने को प्रोपिन दे दिया जाए, तो प्रोपिन की रिएक्शन किसके साथ होगी? HOBr के साथ होगी। ठीक, HOBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक, अब आपने क्या देखा, यहां पे एल्कीन दिया गया है रिएक्टेंट और HOBr है रिजेंट। तो इसमें क्या है? Br पे प्लस और OH पे माइनस, यानी Br किसका काम करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो एल्कीन क्या करेगी? ऐसे टूटेगा बॉन्ड और ये इसके ऊपर अटैक कर देगी। ठीक, और जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगी, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है। और यहाँ पे क्या है? अनसिमेट्रिक एल्कीन है और अनसिमेट्रिक रिजेंट है। तो मार्कोनिको रूल से आप क्या कर दोगे? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लग जाएगा और यहाँ Br लग जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका। लेकिन इसमें एक ध्यान आपको रखना है, यहाँ पे एक चीज देखो, ये वाला कार्बन जो है कायरल कार्बन है, और एक ही कायरल कार्बन जब होता है तो हमने पढ़ा था वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो उसके 2 आइसोमर बनेंगे D and L। तो इसके कितने प्रोडक्ट बने? 2 प्रोडक्ट इसका आंसर आएगा। ठीक, 2 प्रोडक्ट की बजाय अगर आप ऐसे लिखेंगे ना 2 मेजर प्रोडक्ट, फिर और भी अच्छा होगा। क्या लिखेंगे? 2 मेजर प्रोडक्ट लिखो, 2 मेजर प्रोडक्ट। कोई डाउट है क्या? ठीक, ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहीं पे आपको क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे सिस 2 ब्यूटीन दिया रहता, ये सिस 2 ब्यूटीन की रिएक्शन दे रखी है, फिर से वही HOBr के साथ दे दी। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपने क्या देखा, ये सिस एल्कीन है, ये क्या है? एंटी। तो सिस एंटी क्या देगा? रेसमिक मिक्सर देगा। ठीक, तो क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड आपका बनेगा CH3 CH3, तो एक तरफ Br, दूसरी तरफ OH। ठीक, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, अब देखो ये क्या है? रेसमिक मिक्सर बनेगा। लेकिन क्या रेसमिक मिक्सर इसमें बनता है? याद करो, मैंने आपको नोट लिखवा था कल कि जब भी सिमेट्रिक रिजेंट होगा तब हम रेसमिक मिक्सर और मीजो कंपाउंड बनाएंगे। अगर अनसिमेट्रिक रिजेंट अगर आ जाए तो रेसमिक मिक्सर को किससे रिप्लेस कर देंगे? थीरियो से, और मीजो को किससे रिप्लेस कर देंगे? इरीथीरियो से। याद आ रहा है? तो यहां पे देखो, अगर आप ये देखेंगे सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक, ऐसे 2 कायरल कार्बन जिनसे टोटल 6 ग्रुप जुड़े होंगे, उनमें से एटलीस्ट 2 तो डिफरेंट हो जाएं और एटलीस्ट 2 सेम हो जाएं, तो उसमें इरीथीरियो और थीरियो का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। समझ आ रही बात? तो इस पे देखो, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। ठीक, इसमें 2 सेम ग्रुप हैं और ये 2 डिफरेंट ग्रुप भी हैं। ठीक, ये कैसे भी रहें, बस कम से कम 2 सेम और कम से कम 2 डिफरेंट होने चाहिए। तो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड आ जाए तो उसको कहते हैं थीरियो। कैसे याद रखोगे? ट्रांस की तरह याद करवाया था। तो यहां पे ये थीरियो बनेगा। और नेक्स्ट अगर बात की जाए, ट्रांस अगर यहां पे आपको दे दिया जाए तो ट्रांस के केस में क्या करोगे? मान लीजिए यहां पे उसने दे दिया HOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपने देखा ट्रांस एल्कीन है, कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। और ट्रांस एंटी के केस में क्या बनेगा? मीजो बनेगा। लेकिन यहां पे क्या है? HOCl कैसा है? अनसिमेट्रिक रिजेंट है। तो अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में आप क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में क्या बोलेंगे आप?
मीजो को क्या बोलोगे, इरीथीरियो बोलोगे। और इरीथीरियो के केस में क्या करोगे, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे, यानी ये CH3 यहां पे है तो H दोनों सेम साइड आ गए और OH और Br इस साइड आएगा। तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो जाए दोनों कार्बन कार्बन पे तो क्या बोल देते हैं उसको, इरीथीरियो। ठीक, बस ये ध्यान रखना, कल मैंने आपको नोट डलवाया था ना कि अगर सिमेट्रिक रीजेंट है तो उसमें तो आप क्या करोगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन EAR करवाया था ना मैंने, वहां पे बताया था आपको कार याद रखना, सिस एंटी रेसेमिक याद आ रहा है, तो वहां पे नोट डलवाया था मैंने आपको कि अगर सिमेट्रिक रीजेंट है तो रेसेमिक और मेजो कंपाउंड बनेंगे, अगर आपका अनसिमेट्रिक रीजेंट आ जाए देन रेसेमिक मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय थीरियो एंड मेजो कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय इरीथीरियो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इरीथीरियो थीरियो भी मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया कि दोनों कार्बन कार्बन पे अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो इरीथीरियो और अपोजिट साइड है तो थीरियो। थीरियो कैसे याद रखोगे, ट्रांस। समझ यहां पे आप है ना ये Cl कर लो, क्योंकि मैंने HOCl दिया ना, वैसे HOBr रहता तो Br आ जाता, HOCl दिया तो Cl आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ HOX। अभी हमने एल्कीन का केस पढ़ा था, अगर एल्काइन का केस आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल से करते हैं। यहां पे लिखना चाहो तो बेशक लिख लेना कि एल्काइन का केस हम पढ़ रहे हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जांपल से साफ साफ दिख जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपको, प्रोपाइन दे दिया, और प्रोपाइन के केस में क्या लिखा आपको, HOX की रिएक्शन करवाई किसके प्रेजेंस में, नॉन पोलर सोलवेंट के केस में, तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो आपका ये बनेगा, देखो ठीक, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये प्रोडक्ट कैसे बना, तो यहां पे इसका मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब आपको मैकेनिज्म ध्यान से समझना है, बिल्कुल इजी है, कैसे करेंगे देखना एक बार। यहां पे मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहां पे अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इसमें देखना CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो HOX है, वो आपको पता ही है HOX के केस में क्या होगा, यहां पे प्लस होगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, या यूं कह दो यहाँ पे ये क्या करेगा, हैलोजन आयन किसका काम करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा तो एल्कीन इसके ऊपर अटैक कर देगा, इसका पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3C ट्रिप, ये डबल बॉन्ड आएगा CH और X, ठीक, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक, फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने लोन पेयर इसको दे देगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हेलोनियम आयन बन जाएगा, साइक्लो हेलोनियम आयन। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, OH माइनस का अटैक होगा, तो OH माइनस का अटैक जैसे ही कराओगे आप, क्या बनेगा, यहाँ पे OH का अटैक होगा, एंटी एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COH, ठीक, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे X। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा, अभी भी इसके पास एक पाई बॉन्ड और है, और एक और HOX की रिएक्शन जब होगी तो देखो क्या होगा, यहां पे HOX की रिएक्शन होनी है तो इसमें क्या है, X प्लस के ऊपर अटैक होगा, और X प्लस के ऊपर अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा राइट की साइड या लेफ्ट की साइड टूटेगा, अपने को ये देखना है। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं। देखो यहां पे ये भी प्लस एम का काम करेगा, और जब प्रोडक्ट चाहिए होता है हैलोजन भी प्लस एम का काम करता है, तो इस बार हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लस एम की पावर किसकी ज्यादा होगी। तो आपने पढ़ा है कि OH की प्लस एम की पावर ज्यादा होती है हैलोजन के प्लस एम की पावर से, ये हमने पढ़ा है GOC1 में। तो इस कॉन्सेप्ट को यहां पे आप लगाएंगे तो ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, पाई बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा, तो यहां माइनस आएगा और यहां प्लस आएगा, तो जहां पे माइनस आएगा वहां पे दूसरा हैलोजन और जुड़ जाएगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखो CH3 ये OH है, ठीक, यहां पे CH2CH है, यहां पे एक X और जुड़ जाएगा, और एक X पहले ही था, यहां पे कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कोई डाउट है क्या, ठीक। अब क्या होगा यहां पे, नेक्स्ट देखना अब अपने को, नेक्स्ट अगर बात की जाए, देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब
फिर OH माइनस का अटैक करवा दूंगा, तो OH माइनस सिंपली जाके यहां अटैक कर देगा। तो अब क्या होगा, CH3, इस पे क्या होगा, ये CHX2, ठीक, ये OH और ये OH। तो एक ही कार्बन पे जब भी दो OH ग्रुप बने हो तो वहां से वाटर निकल जाएगा। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, जैसे ही दो OH ग्रुप आ जाए, हमेशा ऑर्गेनिक में ध्यान रखना है क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। और जैसे ही वाटर निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3, CO, CH और X2, ये बच जाएगा। यहां पे वाटर निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये रिएक्शन थी आपकी। तो देखो यही बना कि नहीं बना वहां पे, समझ आया कि नहीं आया? कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है? ठीक, तो ऐसे अपने को ये करना है, ठीक, और ये ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, अगर आपको पहले से ही अच्छे से आती है तो समझना आप मेरी बात ध्यान से। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अगर बात की जाए, ये जो बनता है CHX2, या आज आपने ये COCHX2 ये आपने यहां पे देखा है। आप एक रिएक्शन में और देखेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन में, ठीक, जब हम आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे ना तो वैसा ही कंपाउंड वहां पे बनेगा। ठीक, एक्चुअल में ये क्या होता है, ये COCH3 है। तो ये जिस रिएक्टेंट में, जिस सबस्टेट में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, या क्लोरोफॉर्म टेस्ट बोल दो। फिर वहां पे होता क्या है, देखो यहां से एक H हट जाता है, ठीक, तो यहां I लग जाता है आइडोफॉर्म टेस्ट में, फिर एक H और हट जाता है, ठीक, फिर यहां पे एक I और लग जाता है, तो फिर यहां पे ऐसे बनता है। ठीक, समझ आ रही बात? तो वहां पे अच्छे से हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, जिसने एक बार पढ़ रखा ना, तो मैं उसको ये बता रहा हूं कि ऐसे चीजों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। मैं यहां पे आपको हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूं जब भी चीजें आपको याद है तो सारी चीजों को ऐसे इंटरकनेक्ट करते हुए चलना चाहिए। यार ये तो मैंने कहीं पे देखा हुआ है, कहां देखा हुआ है, कहां देखा हुआ, पूरा थोड़ा माइंड पे बर्डन डालेंगे ना तो आपको याद आएगा, और इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल इसका लिख लेते हैं। एग्जांपल क्या है, मान लीजिए सीधा एक एग्जांपल दे दिया आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HOBr के साथ रिएक्शन दे दी, ठीक, HOBr के साथ रिएक्शन दी है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, एक्सेस में दे रखी है तो CH, ये Br2, ये प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक काम ये भी हो सकता है, देखो यहां पे जो है प्रोडक्ट बना ना, यहां पे जो है प्रोडक्ट बना है, तो यहां पे भी डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हो, ये भी दिखा सकते हो कि ये क्या हो गया, इनोल फॉर्म थी, कीटो फॉर्म बन जाएगी, CH2X, ये भी बन सकता है। ठीक, लेकिन ये वाली ज्यादा स्टेबल है यहां पे, क्यों? क्योंकि यहां पे ना OH का भी रेजोनेंस है, OH का भी लोन पेयर क्या है, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, और X का भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए ये वाली ज्यादा स्टेबल है। और इसलिए मैंने यहां पे आपको ये बना करके नहीं दिखाई, कहीं आपके जब आप रिवाइज करेंगे ना कहीं माइंड में आए कि सर ने ये तो बताई नहीं, इसलिए नहीं बताई, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इनोल फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल है, और इसलिए इसमें HOX का 2 बार अटैक करा है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे ऐसे, समझ आ रहा है कि इनोल फॉर्म क्यों, इनोल फॉर्म ही क्यों रखा, कीटो फॉर्म क्यों नहीं बना, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक, इसका ये लोन पेयर इधर से भी रेजोनेंस में, उधर ऑक्सीजन का भी लोन पेयर रेजोनेंस में। कोई डाउट है क्या? इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, 7th रिएक्शन है एडिशन ऑफ ICl, IPL नहीं है, ICl है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। कैसे करते हैं देखो, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल आपको दे दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या दे दिया इसमें आपको, ICl के साथ रिएक्शन दे दी इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो देखो यहां पे क्या होगा, आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आयोडीन क्या होगा, प्लस में होगा, कैटायन के फॉर्म में होगा, और Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस के फॉर्म में होगा। ठीक, अब क्या होगा, एल्कीन किसके ऊपर अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी, तो एल्कीन का ये पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो जैसे ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो आपको पता वहां पे जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे आयोडीन जुड़ जाएगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। तो जैसे ही कार्बोकेटायन बना तो उसके बगल में क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम अपने लोन पेयर क्या करेगा, कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, और वही फिर आपका
साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा, और यहाँ पे आयोडीन है तो आप क्या बोल दोगे, साइक्लो आयोडोनियम आयन बना है। ठीक, तो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। समझ आ रही बात, क्योंकि साइक्लोहेलोनियम आयन बन रहा है इसलिए कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ अभी तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप फास्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे इधर से अटैक करेगा तो बड़ा सा एटम है आयोडीन, उसके पास लोन पेयर भी है, तो इसके लोन पेयर में और उसके लोन पेयर में रिपल्सन हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, जैसे पीछे करते आए हैं आप। तो एंटी एडिशन में क्या करेगा, ये CH3 CH CH2 ये I और यहाँ पे Cl लग जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ठीक, तो सिंपल सा है, जैसे आपने HOX में किया था ना, X वहां पे क्या था, OH माइनस था, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट, यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट कहां लगा दिया, डायरेक्ट मार्कोनिको के अकॉर्डिंग वहां पे लगा दिया जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। ठीक, और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा आपका, जो प्लस पार्ट है, यानी प्लस पार्ट क्या है, यहाँ पे आयोडीन प्लस है, कर दोगे ऐसे। ठीक, एंटी एडिशन हो रहा है, ठीक, वो आप समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब एंटी एडिशन का फायदा क्या है, यहां पे मान लीजिए आपको सिस 2 ब्यूटीन दे दिया और रिएक्शन दे दी आपको ICl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक, अब देखो भाई कैसा है, क्या है ये, सिस है, एंटी एडिशन होगा, सिस एंटी एडिशन होगा तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सर बनेगा। ठीक, लेकिन रेसमिक मिक्सर कब बनता है, जब सिमेट्रिक रिजेंट हो। तो ICl तो कैसा है, ICl यहाँ पे कैसा है, अनसिमेट्रिक है, तो अनसिमेट्रिक रिजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे इरिथ्रियो की सॉरी रेसमिक मिक्सर को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीरियो से। समझ आया कि नहीं आया, अभी पीछे आपने किया था लास्ट एग्जांपल में, यहाँ पे ये H और यहाँ पे आएगा आपका Cl, यहाँ पे आयोडीन और ये H। समझ आया कि नहीं आया, यानी दोनों H सेम एटम अपोजिट साइड है दोनों कार्बन पे, तो क्या बोलोगे, थीरियो। रेसमिक मिक्सर को थीरियो से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए यहां पे अगर आपको सेम केस में ट्रांस दिया रहता और ICl की रिएक्शन दी रहती, तो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो क्या करते, एंटी एडिशन करते कि नहीं करते। ठीक है भाई, एंटी एडिशन होगा तो ये कैसा है, सिमेट्रिक रिजेंट है, अनसिमेट्रिक रिजेंट है, तो अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में देखो ट्रांस एंटी एडिशन पे आप क्या बोलते हो, मेजो कंपाउंड बनता है, लेकिन अनसिमेट्रिक रिजेंट जब हो तो अनसिमेट्रिक रिजेंट के केस में उसको क्या बोलते हो, ट्रांस इज रिप्लेस्ड बाय थीरियो, इरिथ्रियो। ठीक, और इरिथ्रियो में दोनों सेम एटम सेम साइड होता है, ये आपने पढ़ा था, ये Cl और ये आयोडीन, तो सेम एटम सेम साइड आएगा या सेम ग्रुप सेम साइड आएगा तो उसको क्या कहते हैं, इरिथ्रियो। कोई डाउट है क्या, ये कर लेंगे, इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्या है, मैं कराऊंगा आपको एडिशन ऑफ ICN। देखो एडिशन ऑफ ICN कराऊंगा, इसमें क्या होगा, देखो एडिशन ऑफ ICN, तो ICN में कुछ नहीं है, I पे प्लस आएगा और CN पे माइनस आएगा, तो जहां पे आपने Cl लिखा है ना वहां पे साइनाइड लिखना है। अब चाहो तो आप और एग्जाम्पल कर लो, कोई मतलब नहीं है, बस जहां जहां Cl लगा है वहां वहां साइनाइड लगाना है। ठीक, लिखना चाहो तो ये रिएक्शन लिख लेना, कितने ही एग्जाम्पल लिख लो बार बार, कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको लिखो, फिर लास्ट रिएक्शन और करते हैं, बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। ठीक, लिख लो इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट देखो 8th रिएक्शन आपकी है, क्या है, एडिशन ऑफ ICN। इसमें आपको क्या करना है, देखो भाई जैसे मान लीजिए आपको यही दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ICN है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ही देगा आपको। ठीक, इसमें क्या होगा, I पे प्लस आएगा और साइनाइड पे माइनस आएगा। ठीक, तो वही जैसे ICl ऐड किया वैसे ही करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दें कि ये रिएक्शन ऐसे होगी, यहाँ पे CH2 यहाँ पे I और नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। और ठीक, ये ध्यान रखना एंटी एडिशन होगा, सेम रिएक्शन है जैसे आपने पीछे की थी। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे अगर और इंपॉर्टेंट देखना चाहो आप, देखो ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर देखो ये जरूर ध्यान रखना कि कायरल सेंटर बन रहा हो ना तो वहां पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक कायरल सेंटर जब भी होगा कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के 2 आइसोमर बनते हैं D and N।
तो आपको 2 आंसर देना होता है। तो ये एक आंसर नहीं करना, तो इसके कितने प्रोडक्ट बने? 2 बने, डी आइसोमर और एक एल आइसोमर। ठीक, लास्ट, आज का लास्ट देखते हैं, नाइन्थ रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ टिल्डेन। एडिशन ऑफ टिल्डेन, टिल्डेन क्या होता है? NOCl को टिल्डेन कहते हैं। ठीक, एडिशन ऑफ टिल्डेन, ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका NOCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। यहां पे कैटायन क्या है आपका? देखो यहां पे NO प्लस में है और Cl माइनस क्या है? नेगेटिव, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ध्यान रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम किसने किया है? NO ने किया है। तो ये वो इस पे ऐसे अटैक करेगा, फिर आपको पता ही है जैसे लास्ट रिएक्शन में आपने किया है वैसा ही बनेगा। ये CH2NO और फिर Cl का एंटी एडिशन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें भी एंटी एडिशन है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये IIT की पूछी हुई रिएक्शन है, एज इट इज रिपीट हो सकती है। और इसमें भी देखो ये क्या है? कायरल सेंटर है, तो एक ही कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 आइसोमर बनेंगे D एंड L। तो इसके 2 मेजर प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट। मेजर एक ही बन रहा है, मेजर क्या बोलना है? मेजर तो तब बोलते हैं ना जब आपका क्या हो। चलो 2 मेजर प्रोडक्ट बोल दो, एक ही बात है, 2 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा लिख देना। ठीक, ये लिख दिया लो। क्यों बनेंगे 2 मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, एक D आइसोमर और एक L आइसोमर बन रहा है। तो इतना आज अपने को पढ़ना था। तो मैंने बोला था हाइड्रेशन, हाइड्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंप्लीट हाइड्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे आ जाता हूं एक बार, कि स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? स्टार्टिंग हमने की थी एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर से। तो ब्रोमीन वाटर क्या है? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो होता है रेडिश ब्राउन है, तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके आपको क्या देता है? कलरलेस कंपाउंड देता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए हैं, अलग अलग कंपाउंड दिए गए हैं, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो सब में क्या करो? ये ब्रोमीन वाटर डाल दो। तो ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन से अगर कलरलेस हो जाए तो वही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। लेकिन बेंजीन आपका ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो ये रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लॉस नहीं करना चाहता। ठीक, फिर इसके बाद हमने एक एग्जांपल और किया था कि साइक्लोप्रोपेन ऐसा एग्जांपल है, ऐसा सैचुरेटेड कंपाउंड है जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है, यानी ब्रोमीन वाटर को क्या कर देता है? कलरलेस बना देता है। क्यों? क्योंकि उसकी हाई एंगुलर स्ट्रेन के कारण उसका सिग्मा बॉन्ड टूट जाता है और उसका सिग्मा बॉन्ड टूट के ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देता है, और रिएक्शन देगा तो इसका कलर चेंज कर देगा, इसको कलरलेस बना देगा, तो वो भी टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इस रिएक्शन पे लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, ये रिवीजन हो गया आपका, ये था आपका। ठीक, ये ध्यान रखना था, बस 2 पॉइंट से नोट डलवा। जब मैंने आपको बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता है, साइक्लोप्रोपेन ये टेस्ट दे देता है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आपको। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़े थे एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन ब्राइन सॉल्यूशन और एडिशन ऑफ Br2 एक्वस NaCl। तो यहां पे मैंने प्रोपिन लिया था, प्रोपिन ने कितने प्रोडक्ट दिए थे? 6 प्रोडक्ट दिए थे। ठीक, ये भी मैंने बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान ये रखना आपको 6 प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब आपका क्या हो? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। इन तीनों में क्या था? एक ही कायरल सेंटर था, और एक ही कायरल सेंटर जब हो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसलिए तीनों के 2-2 प्रोडक्ट माने जाएंगे, D और L आइसोमर, D और L आइसोमर, D और L आइसोमर, इसलिए इसके 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं। समझ आया था? क्योंकि यहाँ पे पहले Br+ का अटैक हुआ, ये बना, तो ये साइक्लोब्रोमिनियम आयन बना। ठीक, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये तो बातें सब अब याद हो गई होंगी आपको। तो Br- का भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे Cl- का भी अटैक हो सकता है, H2 का भी अटैक हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बोलना चाहिए? ये वाला बोलना चाहिए, क्योंकि इनका तो ये वाटर क्या कर देगा? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें वाटर है, तो वाटर क्या कर देगा? उनका हाइड्रेशन कर देगा। तो इनमें सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पूछा जाए तो ये वाला सबसे ज्यादा बनेगा। ये थोड़े कम बनेंगे, लेकिन बनेंगे तो सही, से कम अमाउंट में बनेंगे सही। टोटल प्रोडक्ट 6 बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जैसे अगर आपको ये दिया रहता, सीधा इथिन दिया रहता, तो इसमें तो कायरल सेंटर बनेगा नहीं, कायरल सेंटर नहीं बनेगा, तो ओनली 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि उसके DL आइसोमर तो बनेंगे नहीं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हमने कौन सी की थी? एडिशन ऑफ HOX CCl4। मैंने ये भी बोला था कि आपको ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी अच्छे से समझना है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। HOX में क्या हुआ था? X पे प्लस था, OH पे माइनस था,
तो इसमें भी ये X का अटैक हुआ था, ये साइक्लोहेलोनियम आयन बना था, कार्बोक्टाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे HOX क्या है, अनसिमेट्रिक रिएजेंट है, इसलिए मार्कोनी रूल अप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हमने बोला था एंटी एडिशन होता है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि आपको इनका जो रिएक्टिविटी का, HOX का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपको पूछा जा सकता है, HOCl की सबसे ज्यादा, उससे कम HOBr की, और सबसे कम HOI की। ठीक, फिर उसके बाद हमने ये देखा था सिस पे एंटी एडिशन वगैरह करके ये थीरियो आइसोमर बनता है, क्योंकि ये क्या है, अनसिमेट्रिक कंपाउंड है। सिमेट्रिक कंपाउंड रेसेमिक मिक्सर और मीजो कंपाउंड देते हैं, मीजो प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन जब वहां पे सिस पे एंटी एडिशन हो और आपका सिस पे एंटी एडिशन हो और अनसिमेट्रिक रिएजेंट का अटैक कराया जाए, तो रेसेमिक को किससे चेंज कर दिया जाता है, थीरियो से रिप्लेस कर दिया जाता है। और इसी तरह अगर ट्रांस पे एंटी एडिशन हो और अनसिमेट्रिक रिएजेंट हो, तो मेजो को किससे रिप्लेस किया जाता है, इरीथीरियो से। ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद देखो फिर एल्काइन पे रिएक्शन करके पूरा मैकेनिज्म बताया आपको, अच्छे समझ में आ गया है। फिर नेक्स्ट आपने क्या सीखा, एडिशन ऑफ ICl, ये अच्छे समझाया आपको। सिस पे एंटी एडिशन हो रहा है, वही इरीथीरियो वाला कॉन्सेप्ट है। फिर ICN भी ऐसे ही है, और NOCl यानी टिल्डेन का एडिशन भी ऐसे ही है। तो ये टिल्डेन वाला जो एग्जांपल है ये आपके IIT में पूछा जा चुका है, तो ये आपको नोट करना है। यही इतना ही आज आपको पढ़ना था। कल हम हाइड्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी बची हुई है, वो अपने को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हाइड्रेशन से। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, इसको समझ के एक बार रिवाइज कर देना। आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जैसे फर्स्ट 3 रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ये अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि IIT एक बार पूछ चुका है। तो एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दोगे, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, एक एक लेक्चर को ध्यान से सुनते रहो, नोट्स बनाते रहो और बार बार रिवाइज करते रहो। और मुझे पूरी उम्मीद है ऑर्गेनिक का एक एक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।